यूपी टेट और सी टेट के एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत जरूरी पर जिसके शब्द अक्सर उम्मीदवारों को उलझा देते हैं। हाँ, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, असेसमेंट एंड रिमीडियल टीचिंग। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स हैं वे खास तौर पर इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं और हमारा मकसद भी यही है कि इन भारी भरकम शब्दों के पीछे के सरल आइडिया को समझें। और ये विषय सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि एक शिक्षक बनने की पूरी सोच को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। आज हम कैसे पढ़ाते हैं और क्यों पढ़ाते हैं, उसकी जड़ें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में हैं। सही बात है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरे मन में पहला सवाल यही आता है कि हमें मूल्यांकन के इस नए जटिल से लगने वाले सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? पहले का तरीका कितना आसान था। हाँ, साल के अंत में एक परीक्षा और नतीजा पास या फेल, सीधी बात। वो तरीका सीधा जरूर था, पर शायद सही नहीं था। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मतलब आरटी 2009 ने इसी पुरानी सोच को चुनौती दी। अच्छा। उसने कहा कि शिक्षा का मकसद बच्चों पर पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं है। मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा सीखे और आगे बढ़े। और इसी सोच से जन्म हुआ सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का। CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये दो शब्द सतत और व्यापक सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, पर इनका असल में मतलब क्या होता है क्लासरूम में? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए पहले सतत यानी कॉन्टिन्यूअस को पकड़ते हैं। इसका मतलब है कि मूल्यांकन कोई एक घटना नहीं है जो साल के अंत में होगी। यह एक प्रक्रिया है जो शिक्षण के साथ साथ पूरे साल चलती रहती है। जैसे टीचर पढ़ाते हुए बच्चों के चेहरे देखकर समझ जाता है कि किसे समझ आ रहा है, किसे नहीं। अच्छा। क्लास में कोई सवाल पूछ लेना, एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन करा देना, ये सब सतत मूल्यांकन का ही हिस्सा है। इसका मकसद बच्चे को नंबर देना नहीं, बल्कि पढ़ाने के तरीके में तुरंत सुधार लाना है। तो ये एक तरह का रियल टाइम फीडबैक लूप हो गया। और दूसरा शब्द व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब सिर्फ सिलेबस के बाहर की चीजें पूछना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यापक का दायरा बहुत बड़ा है। ये कहता है कि हमें बच्चे के विकास के सिर्फ एक पहलू को नहीं देखना है, मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान, जिसे शैक्षिक पक्ष कहते हैं। हाँ, शैक्षिक पक्ष। हमें उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को देखना है। इसमें उसका सह शैक्षिक पक्ष भी आता है, जैसे वो क्लास में दूसरे बच्चों की मदद करता है या नहीं, ग्रुप एक्टिविटी में उसका व्यवहार कैसा है, खेलकूद में कैसा है। बिल्कुल, ये सारी चीजें उसके विकास का हिस्सा हैं। सीसीई मानता है कि एक अच्छा छात्र सिर्फ वो नहीं जिसके 90% मार्क्स आते हैं, बल्कि वो है जिसका सर्वांगीण विकास हो रहा हो। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, पर क्या इसे असल में लागू करना स्कूलों के लिए आसान था? क्योंकि मुझे लगता है इससे शिक्षकों का काम बहुत बढ़ गया होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब सीसीई लागू हुआ तो ये स्कूलों और शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कई शिक्षकों को लगा कि उनका पढ़ाने का समय तो कम हो गया है और कागजी काम मतलब रिपोर्ट और रिकॉर्ड बनाने का काम अचानक से 10 गुना बढ़ गया है। तो हाँ, इरादा बहुत नेक था, पर इसे जमीन पर उतारने में काफी मुश्किलें आईं। समझ गया। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और यूपी टेट सी टेट में सवाल भी यहीं से बनते हैं। ये दो शब्द रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव और समेटिव। हाँ, ये सुनने में भाई भाई लगते हैं, पर इनके काम बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और इनके अंतर को समझना ही सबसे जरूरी है। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम सुधार का मूल्यांकन कह सकते हैं। ये हमेशा पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान होता है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस। हाँ, इसका एकमात्र उद्देश्य ये पता लगाना है कि बच्चे को सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि उस कमी को तुरंत दूर किया जा सके। इसे जजमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे नोट्स में इसे समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई शेफ खाना बना रहा हो। हाँ। और वो उसे बनाते बनाते बीच बीच में चखता रहता है। हाँ। क्यों? ताकि अगर नमक कम है या मसाला ज्यादा है तो उसे मेहमान के सामने परोसने से पहले ठीक किया जा सके। यही तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। परोसने से पहले सुधार करना। वाह, ये उदाहरण तो कभी नहीं भूलेगा। क्लास में टीचर का अचानक कोई सवाल पूछ लेना या बच्चों को थम्स अप या थम्स डाउन करके बताने को कहना कि कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं, ये सब खाना चखने जैसा ही है। तो फिर योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट क्या हुआ? क्या ये मेहमान को खाना परोसने जैसा है? एकदम। समेटिव असेसमेंट सत्र या कोर्स के अंत में होता है, जैसे हमारी अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा।
इसका उद्देश्य सुधार करना नहीं, बल्कि ये फैसला देना है कि बच्चे ने उस कोर्स में कितना सीखा। मतलब आप खाना मेहमान की प्लेट में पहुंच चुका है। बिल्कुल। अब अगर नमक कम है तो कुछ नहीं हो सकता। मेहमान अब अपना फैसला सुनाएंगे कि खाना अच्छा था या नहीं। इसीलिए योगात्मक मूल्यांकन का स्वभाव जजमेंटल होता है। ये आपको ग्रेड देता है, रैंक बताता है, पास या फेल घोषित करता है। तो एक तरह से फॉर्मेटिव है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने में मदद के लिए आकलन, और समेटिव है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी ये देखने के लिए कितना सीखा गया। आपने खुद ही अगले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ इशारा कर दिया है। ये जो 3 वाक्यांश हैं, असेसमेंट फॉर, ऑफ और एज लर्निंग, ये सीटीटी के हर पेपर की जान है। और इनमें जरा सा भी कंफ्यूजन सीधे सीधे एक नंबर कटवा सकता है ना? बिल्कुल। आकलन ये पूरी तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही दूसरा नाम है। अच्छा। इसका कीवर्ड है फॉर, यानी के लिए। जब भी मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना हो, तो वो फॉर लर्निंग है। ये पढ़ाने के दौरान होता है, ये जानने के लिए कि बच्चों को कहाँ मदद चाहिए। ठीक है, ये तो साफ है। अब आते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर। ओएफ का क्या मतलब है यहाँ? ओएफ को आप एंड ऑफ से याद रख सकते हैं। मूव। अच्छा। ये हमेशा प्रक्रिया के अंत में होता है। ये समेटिव है। ये बस ये बताता है कि सीखने का परिणाम क्या रहा। आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड या ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद मिलने वाला लाइसेंस, ये सब असेसमेंट ऑफ लर्निंग के उदाहरण हैं। तो फॉर मतलब सुधार के लिए, ऑफ मतलब अंत में। ये ट्रिक अच्छी है। लेकिन एक तीसरा भी है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगता है, असेसमेंट एज लर्निंग। सीखने के रूप में आकलन। हाँ, ये क्या भला है? इसमें एएस का क्या मतलब है? ये सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। यहाँ एएस का मतलब है सेल्फ, यानी स्वयं। सेल्फ। हाँ, असेसमेंट एज लर्निंग में मूल्यांकन कोई बाहरी व्यक्ति जैसे टीचर नहीं करता। यहाँ बच्चे खुद अपने सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं। जब एक बच्चा अपना लिखा हुआ निबंध दोबारा पढ़कर उसमें गलतियां ढूंढता है, या जब बच्चे ग्रुप में एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। बिल्कुल, तो वो सिर्फ मूल्यांकन नहीं कर रहे होते, बल्कि उस प्रक्रिया में वो सीख भी रहे होते हैं। यहाँ मूल्यांकन और सीखना एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाते हैं। अच्छा। यह बच्चों में मेटाकॉग्निशन, यानी अपने सीखने के बारे में सोचने की क्षमता विकसित करता है। वो खुद से सवाल पूछना सीखते हैं। मुझे ये समझ क्यों नहीं आया, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। और जो बच्चा यह सीख गया, वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है। ठीक है, तो एक टीचर ने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, उसे पता चला कि क्लास के कुछ बच्चों को कोई खास टॉपिक समझ नहीं आया है। अब क्या? यहीं पर शायद निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की भूमिका आती है। बिल्कुल। मैंने नोट्स में डॉक्टर वाला उदाहरण देखा है, शायद उससे इसे आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, डॉक्टर वाला उदाहरण इसके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। ये एक 2 कदमों वाली प्रक्रिया है। पहला कदम है निदानात्मक परीक्षण, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोसिस। हाँ, जैसे डॉक्टर बीमारी का इलाज करने से पहले उसका निदान करता है, वैसे ही टीचर बच्चे की सीखने की समस्या का निदान करता है। पर डॉक्टर के पास तो ब्लड टेस्ट, एक्सरे जैसी मशीनें होती हैं। टीचर के पास क्या होता है? बहुत जरूरी सवाल है ये। टीचर के पास होती है उसकी अवलोकन की शक्ति और सही सवाल पूछने की कला। ये क्या देना कि बच्चे को गणित समझ नहीं आ रही, ये निदान नहीं है। ये तो बस एक लक्षण है। सही कहा, ये बस एक लक्षण है। असली निदान ये पता लगाना है कि क्यों समझ नहीं आ रही। क्या उसे पहाड़े याद नहीं है? क्या उसे हासिल लेने यानी कैरी ओवर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? जब टीचर इस क्यों तक पहुंच जाता है, तब असली निदान होता है। तो ट्रिक है निदान बराबर कारण जानना। और एक बार जब कारण पता चल गया, मान लीजिए कि बच्चे को हासिल लेने में दिक्कत है, तब आता है दूसरा कदम। हाँ, तब आता है दूसरा और सबसे जरूरी कदम, उपचारात्मक शिक्षण, यानी रिमीडियल टीचिंग। उपचार का मतलब ही है इलाज। अब जब बीमारी पता चल गई है तो डॉक्टर सही दवा देता है। उसी तरह टीचर उस बच्चे के लिए एक खास टीचिंग प्लान बनाता है। वो शायद उस कॉन्सेप्ट को एक नए तरीके से, कुछ ठोस चीजों का इस्तेमाल करके दोबारा सिखाएगा। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उपचार निदान के बाद ही होता है। यह प्रक्रिया तो अब बिल्कुल साफ हो गई। तो अब जब हमने ये जान लिया कि मूल्यांकन कैसे और क्यों होता है, तो उन उपकरणों पर भी बात कर लेते हैं जो टीचर्स इस सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। नोट्स में 2 नाम बार-बार आ रहे हैं, पोर्टफोलियो और उपख्यारात्मक रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड। हाँ, ये नाम सुनने में बहुत अकादमिक लगते हैं। हाँ, इन्हें आसान भाषा में समझते हैं।
पोर्टफोलियो को आप बच्चे की बेस्ट वर्क्स की फाइल समझ सकते हैं। अच्छा, बेस्ट वर्क्स। हाँ, ये एक निश्चित समय में बच्चे द्वारा किए गए सबसे अच्छे कामों का एक कलेक्शन होता है। इसमें उसकी कोई बहुत सुंदर ड्राइंग हो सकती है, कोई ऐसा टेस्ट जिसमें उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो। इसका मकसद बच्चे की क्रमिक उन्नति दिखाना है। तो ये एक तरह से बच्चे की सफलताओं की एल्बम है। तो फिर उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड क्या है? उपाख्यान का मतलब शायद कोई किस्सा होता है। बिल्कुल। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड में टीचर बच्चे के जीवन की किसी खास घटना या किस्से को संक्षिप्त में नोट करता है। ये बच्चे के व्यवहार का एक वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव ब्यौरा होता है। जिसमें टीचर अपनी राय नहीं लिखता। हाँ, ये घटना सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। जैसे टीचर लिख सकता है, आज लंच के समय राहुल ने देखा कि रिया अपना टिफिन घर भूल गई है, तो उसने अपना आधा खाना उसके साथ बांटा। अच्छा, तो ये बच्चे के अकादमिक प्रदर्शन के बारे में नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों के बारे में बताता है। एकदम। मुझे याद है मेरी एक स्टूडेंट थी जो मैथ्स में बहुत तेज थी, पर क्लास में कभी एक शब्द नहीं बोलती थी। उसके रिपोर्ट कार्ड में हमेशा शांत और शर्मीली लिखा जाता था। पर उसके उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड से पता चला कि वो प्लेग्राउंड में छोटे बच्चों के ग्रुप्स को गेम के नियम समझाती थी और उनके झगड़े सुलझाती थी। ये जानकारी उसके रिपोर्ट कार्ड में कभी नहीं आ पाती, पर यह उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए कितनी जरूरी थी। तो संक्षेप में पोर्टफोलियो बच्चे की अकादमिक प्रगति का कलेक्शन है और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड उसके व्यवहार की खास घटनाओं का। दोनों मिलकर बच्चे की एक व्यापक तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि मूल्यांकन का मकसद अब बदल चुका है। RT29 के बाद आया CCE सिर्फ परीक्षा का नया तरीका नहीं, बल्कि शिक्षण का एक नया दर्शन है। हाँ, जो बच्चे के संपूर्ण विकास को सबसे ऊपर रखता है। और रचनात्मक योगात्मक का अंतर समझने के लिए वो शेफ वाला उदाहरण तो कमाल का है। हाँ, और हमने CTT की उस मुश्किल पहेली ऑफ फॉर एज लर्निंग को भी सरल ट्रिक से सुलझाया। साथ ही ये भी समझा कि एक अच्छा टीचर कैसे एक डॉक्टर की तरह सोचता है, पहले निदान और फिर उपचार। ये पूरी चर्चा दिखाती है कि आज शिक्षा का फोकस बच्चे को पास या फेल का लेबल देने से हटकर उसकी कमियों को एक अवसर के रूप में देखने और उसमें लगातार सुधार करने पर है। ये एक ज्यादा मानवीय तरीका है। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां बच्चे ऑनलाइन सीखते हैं और जहां उनके हर क्लिक, हर जवाब को ट्रैक किया जा सकता है, भविष्य में एक बच्चे का पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? क्या ये सिर्फ उसके सबसे अच्छे काम का एक डिजिटल फोल्डर होगा, या ये उसके सीखने की पूरी यात्रा का एक लाइव डायनामिक रिकॉर्ड बन जाएगा, जिसमें उसकी सफलताओं के साथ साथ उसके संघर्ष, उसकी गलतियां और उन गलतियों से सीखकर किए गए सुधार भी रियल टाइम में दर्ज होंगे? और क्या ऐसा पोर्टफोलियो बच्चे की ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करे?